था जब वो अपने ऑफिस में किसी साजिश का शिकार हुई हो। अंजलि उसकी बॉस थी जो कंपनी के हर फैसले लेती थी। अंजलि के सपोर्ट से ही मिष्टी मायरा को इतना परेशान करती थी। ईशान ने अपने हाथ से मायरा का चेहरा ऊपर किया। मिसेस कपूर, क्या तुम नहीं जानती कि एक सीईओ की वाइफ होने का राइट कैसे यूज करना है? ईशान ने कहा। ईशान की वाइफ होने के बावजूद मायरा के कलीग और उसकी बॉस उसे परेशान कर रहे थे। मायरा की आंखें भर आईं। जब से वो मिले हैं तब से ईशान ने उसे प्यार के अलावा सब कुछ दिया है। ईशान ने उसे मिसेस कपूर का टाइटल और उसकी पावर दी, लेकिन मायरा सच जानती थी। ईशान ने ही उसे ये टाइटल दिया है और वो ये कभी भी ले सकता है। मायरा जानती थी कि अगर कोई चीज उसने खुद की मेहनत से हासिल की हो, असल में उसी चीज पर मायरा का हक है। मायरा के भी असूल थे। वो बस यही चाहती थी कि उसका हर एक सपना उसकी मेहनत से धीरे धीरे पूरा हो जाए। मिस्टर कपूर, थैंक यू, नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ईशान को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स तो कहा था, लेकिन उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना था। ईशान ने उसे छोड़ दिया और कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास तब आओ जब तुम्हारी बॉडी पर कोई घाव ना हो। उसकी आवाज में नाराजगी थी, जैसे ये एक वार्निंग हो। मुंबई शहर की सुबह की चाय बहुत फेमस थी। बन मस्का, वड़ा पाव, भजिया और चाय, यहाँ की हर चीज स्पेशल थी। ये एक 100 साल पुरानी दुकान है जिसने मुंबई शहर को बदलते हुए देखा है। ये बहुत पॉपुलर थी। हर्ष पीहू को, जो अभी अभी उठी थी, नाश्ते के लिए उस दुकान पर लेकर गया। हर्ष ने पीहू की तरफ देखा। वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। पीहू, क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? पीहू ने अपना मुंह खोला और हर्ष ने उसे भजिया का एक पीस खिलाया। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भैया, तुम्हारे जैसे बच्चे सोते हुए भी खा सकते हैं। हर्ष ने आंख भरी और पीहू को फिर से खिलाने लगा। क्योंकि अभी स्कूल और ऑफिस के लिए टाइम था, इसलिए बहुत से लोग रेस्टोरेंट में सुबह की चाय पीने के लिए आ रहे थे। दोनों बच्चे खिड़की के पास बैठे थे। वेट्रेस दीपा उनके लिए नाश्ता लेकर आई। उसने दोनों बच्चों को नाश्ता करते हुए देखा और प्यार से उनके लिए चाय बनाई। बच्चों, चाय अभी भी गर्म है। इसे पीते हुए तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। थैंक यू दीपा दीदी, हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपा हर्ष की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी वहाँ एक गंजा अधेड़ उम्र का आदमी आया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी आदित्य सिंह के सिर पर निशान रह गया था। उसे एक औरत से मार खाने की वजह से हमेशा शर्म महसूस होती थी, इसलिए वो मायरा से बदला लेना चाहता था। इस वक्त रेस्टोरेंट में सिर्फ बीच की टेबल खाली थी। दीपा ने उसे वहाँ बैठने को कहा, लेकिन आदित्य खिड़की के पास बैठना चाहता था। उसने हर्ष और पीहू को देखा और गुस्से में कहा, तुम दोनों उठो यहाँ से, यहाँ मैं बैठूंगा। हर्ष और पीहू ने आदित्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो बगल में खड़ा होकर बेमतलब का शोर मचा रहा था। बच्चों के यूं इग्नोर करने पर आदित्य चिढ़ गया। तुम लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? उठो और उस टेबल पर जाकर बैठो। ये देखते ही दीपा तुरंत वहां आई और बच्चों का साइड लेते हुए कहा, सर ये दोनों यहाँ पहले आए थे, आप इन्हें ऐसे उठने को। दीपा अपनी बात पूरी करती उससे पहले आदित्य उसे अजीब तरीके से घूरने लगा। दीपा ने कुछ महीने पहले ही यहाँ काम करना शुरू किया था। वो काफी भोली भाली सी नजर आती थी। दीपा ने तुरंत एक कदम पीछे ले लिया। उसे फील हुआ कि आदित्य उसे गलत नजर से देख रहा था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने दीपा की चेस्ट पर लगे वर्क कार्ड को टच करने के लिए हाथ बढ़ाया। तब तक हर्ष ने अपना कप उठाया और अंदर भरा गर्म दूध आदित्य के हाथ पर फेंक दिया। आह! दर्द के मारे आदित्य की चीख निकल गई और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। सॉरी अंकल, वो मेरे हाथ से कप फिसल गया। हर्ष ने दीपा को बचाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। आदित्य बहुत ज्यादा चिढ़ गया। इन बच्चों की आज खैर नहीं है। तुम अपनी बहन के साथ यहाँ से चले जाओ। दीपा ने आदित्य को गुस्से में देखकर तुरंत हर्ष से ये बात कही। दोनों भाई बहन होटल से बाहर निकल गए। पीहू अचानक से बोल पड़ी, भैया देखना, वो आदमी जरूर दीपा दीदी को और परेशान करेगा। हमें उसे सबक सिखा कर रखना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। पीहू के दोस्त आयुष के पापा डॉक्टर थे। दोनों बच्चे आयुष के घर गए और पेट खराब करने वाली दवाई लेने के बाद वापस रेस्टोरेंट आ गए। तभी उन्होंने देखा कि आदित्य दीपा को एक प्राइवेट कमरे में लेकर जा रहा था। दीपा रोती बिलखती हुई अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वहीं आदित्य बोल रहा था, अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की के लिए गिफ्ट है। ये देखकर आदित्य को बहुत तेज गुस्सा आया। ठीक उसी वक्त दूसरा वेटर खाना लेकर आदित्य के कमरे में जाने वाला था। पीहू तुरंत आगे बढ़ी और बीमार होने का नाटक करने लगी। वेटर भैया, आपने मेरे मम्मी पापा को देखा है क्या? हमने सुबह साथ में नाश्ता किया था, पर अब वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौके का फायदा उठाते हुए हर्ष ने बड़ी चालाकी से पेट खराब करने वाली दवाई आदित्य की चाय में मिला दी। पीहू, चलो ऊपर वाले फ्लोर पे देखते हैं।
हर्ष ने पीहू का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। मायरा ने कल रात ईशान के विला पर गुजारी थी। पहली बार उसे इतनी आलीशान जगह पर रहने का मौका मिला था, पर फिर भी उसे ठीक से नींद नहीं आई। उसे नींद आती भी कैसे? माँ होने के नाते मायरा अपने दोनों बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। जब मायरा वहां से निकल रही थी तब ईशान ने उसके हाथ में कुछ पकड़ाया। जब मायरा ने देखा तो वो ईशान के बंगले की चाबी थी। मायरा हैरान हो गई। क्या ईशान उसे अपने घर आने जाने की छूट दे रहा है? मायरा रास्ते में थी कि उसने मामा देखा कोठा कि में मिस मामा कोठा में मिस मायरा आज वर्कशॉप के नहीं आ रही है, तबीयत ठीक है ना? अच्छा ऐसा है क्या? रुकिए मैं उनसे कॉल करके पूछती हूँ। मायरा ने तुरंत हर्ष को कॉल लगाया। मायरा ने तुरंत हर्ष के फोन पर कॉल लगाया। हर्ष, तुम और पीहू कहाँ हो? और तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? मायरा ने बेचैनी से पूछा। हर्ष ने धीमी सी आवाज में कहा, मम्मी, हम दोनों रेस्टोरेंट आए हुए हैं। यहाँ हमें एक गंजा आदमी मिला जो बहुत बुरा है। दीपा नाम की दीदी ने हमारी मदद की, पर अब वो आदमी उन्हें अपने कमरे में लेकर चला गया है। हमें डर है कहीं वो उन्हें हमारी वजह से परेशान न करे। गंजा आदमी? ये सुनते ही मायरा के दिमाग में सबसे पहले आदित्य का चेहरा आया। उस आदमी की इतनी हिम्मत कि न सिर्फ उसने मायरा को जेल भिजवाया बल्कि अब उसके बच्चों को भी परेशान कर रहा था। चाय पीने के कुछ देर बाद ही आदित्य के पेट में दर्द शुरू हो गया और वो सीधे बाथरूम की ओर भागा। वो इस बात पर होटल वालों पर केस करना चाहता था, पर फिर उसे याद आया कि अगर दीपा ने उसके ऊपर जबरदस्ती करने का ब्लेम लगा दिया तो उसे दोबारा जेल का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। इसी डर से आदित्य बिना कुछ बोले वहां से भाग खड़ा हुआ। मायरा रेस्टोरेंट पहुंची, जिसके बाद वो दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई। मायरा अच्छे से जानती थी कि आदित्य जैसा घमंडी इंसान इस बात को यूं आसानी से जाने नहीं देगा। बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मायरा अपनी कंपनी चली गई। काम खत्म करने के बाद वो निकल रही थी कि उसने सामने से आदित्य को आते हुए देखा। मायरा ने साइड से निकलना चाहा पर आदित्य बीच में आकर खड़ा हो गया। मेरे रास्ते से हट जाओ, मिस्टर कपूर की मेरे साथ मीटिंग है। जिस पर आदित्य ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम ईशान कपूर का नाम लेकर मुझसे बचना चाह रही हो? सही, एक बात याद रखना, जिस दिन मौका मिला मैं तुम्हें अपने गलत पर अफसोस करवा कर रहूंगा। ये सुनकर मायरा उसे घूर गई। तभी अंजलि अपने ऑफिस से बाहर आई। आदित्य को देखते ही वो खुशी से बोल पड़ी, मिस्टर आदित्य, इतने दिनों बाद हमारा मिलना हो रहा है। आपके लिए गुड न्यूज है, हमारी वेबसाइट पे काफी सारी नई यंग लेडीज ने रजिस्ट्रेशन किया है। आदित्य ने अजीब सी आवाज में कहा, मैनेजर अंजलि, आपको मायरा को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपकी भी इज्जत नहीं करेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अंजलि के अंदर भी मायरा के लिए गुस्सा भरा हुआ था। मायरा, अब से आदित्य जी के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर मैम, मैं मिस्टर कपूर की शादी हैंडल कर रही हूँ, इसलिए आप किसी और को ये काम दे दीजिए। मायरा ने साफ इनकार कर दिया। अंजलि इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। शिप्रा, अब से तुम मिस्टर कपूर की शादी की सारी अरेंजमेंट्स हैंडल करोगी और मायरा, तुम्हें मिस्टर आदित्य के लिए लड़की ढूंढनी है। मायरा कुछ कहती, इससे पहले ही अंजलि ने उसे वार्निंग दे दी। मिस्टर आदित्य, अगर मायरा ने आपको कुछ भी कहा या आपकी कोई भी बात नहीं मानी तो आप सीधा मुझे बताइएगा, फिर मैं इस लड़की को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मायरा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। एक तो उसे कितनी मुश्किल से ईशान की शादी प्लान करने का मौका मिला था और वो भी अंजलि ने उससे छीन लिया, और ऊपर से आदित्य जैसा क्लाइंट उसे पकड़ा दिया। मुझे ये मंजूर नहीं है। मायरा अपनी बात पर अड़ी रही। अंजलि हंसते हुए बोली, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। पर मायरा ये जॉब छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश करनी थी। मायरा कैसे भूल सकती थी कि आदित्य ने ही उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे हंटर से मारा था। पर मायरा ने अपने गुस्से को शांत किया और बेमन से कहा, ठीक है मिस्टर आदित्य, हम चलकर मेरे ऑफिस में बात करते हैं। आदित्य मुस्कुराता हुआ मायरा के ऑफिस में चला गया और अंदर आते ही उसने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर मायरा चिढ़ गई, पर अफसोस, उसे अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना था। इसलिए उसने इग्नोर करते हुए अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाने का नाटक किया। मिस्टर कपूर, सॉरी बट मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। हम रात को डिनर पर मिलते हैं। मायरा अच्छे से जानती थी कि आदित्य उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए वो ईशान के नाम का इस्तेमाल करके खुद को बचा रही थी। आदित्य ने जैसे ही मायरा की बात सुनी वो समझ गया कि मायरा और ईशान एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए उसने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की हिम्मत नहीं की और वो सीधे काम की बात करने लगा। मिस जोशी, मुझे तुम्हारी तरह ही एक सुंदर सी लड़की चाहिए। तुम जैसी कोई मिले मुझे कॉल करके बताना। ओके मिस्टर आदित्य, मैं आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। मायरा ने आदित्य की डिमांड्स को पेपर पर लिखा। अगर आपको कोई और काम नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ, मेरे घर जाने का वक्त हो रहा है। मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ, आदित्य ने बड़े घमंड के साथ कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मायरा खड़ी हुई और दरवाजे के पास पहुंचने पर कहा, वो मैंने पहले ही मिस्टर कपूर के साथ मीटिंग फिक्स कर ली है। आदित्य भी मायरा के पीछे पीछे बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वो रोड के किनारे खड़े होकर मायरा को टैक्सी का इंतजार करते हुए देख रहा था। मायरा जैसे ही टैक्सी में बैठी, आदित्य ने भी अपनी गाड़ी शुरू कर दी और उसका पीछा करने लगा। मायरा ने देख लिया था कि आदित्य उसे फॉलो कर रहा है। वो अच्छे से जानती थी कि आदित्य ये देखना चाहता था कि ईशान ने सच में मायरा को डिनर पर बुलाया था या नहीं। मायरा ने तुरंत बैग से फोन निकाला और ईशान का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से ईशान की आवाज आई, हाँ बोलो। मिस्टर कपूर, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? मायरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसने बड़ी हिम्मत करके ईशान से बाहर चलने को कहा। मायरा बिल्कुल श्योर थी कि ईशान तुरंत उसका ऑफर रिजेक्ट कर देगा। मायरा की आवाज से ईशान समझ गया कि वो कितनी नर्वस थी। फिर उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम आज मेरे घर पर मेरे लिए खाना बनाने वाली हो। ये सुनकर मायरा सोच में पड़ गई। कहीं ईशान ने इसके लिए तो आज सुबह उसे घर की चाबी नहीं दी थी। वो चाहता था कि मायरा रात को उसके लिए डिनर बनाए। मायरा को यूं चुप देखकर ईशान ने मजाक करना बंद किया और कहा, तुम द ग्रैंड होटल पहुंचो, मैं 5 मिनट में वहां आता हूँ। ओके। मायरा ने तुरंत कॉल कट कर दिया और तब जाकर उसकी सांसें नॉर्मल हुई। अगले ही पल उसने टैक्सी को मुड़वाया और ईशान के बताए होटल पर पहुंच गई। रास्ते में मायरा की नजर कार के शीशे पर गई और उसने देखा आदित्य की गाड़ी अभी भी उसके पीछे आ रही थी। टैक्सी से उतरने के बाद मायरा होटल के गेट के पास खड़ी होकर ईशान का इंतजार करने लगी, पर उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उससे पहले कार्तिक और रिया वहां पहुंच जाएंगे। कार से उतरते ही रिया भागती हुई मायरा के पास गई और कहा, मायरा चलो साथ में डिनर करते हैं। मिस्टर कपूर के साथ मेरी मीटिंग है। मायरा को न चाहते हुए भी अपने दोस्त की बात टालनी पड़ी। तब रिया ने बताया, ईशान ने मुझे और कार्तिक भैया को यहाँ डिनर पे बुलाया है। इतना सुनते ही मायरा टेंशन में आ गई। रिया के दिमाग से अभी तक ईशान का बुखार नहीं उतरा था। पीछे से ईशान की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। मायरा आगे बढ़ी और दोनों को ग्रीट किया। हेलो मिस्टर कपूर, हेलो मेयर वर्मा। जिस पर कार्तिक बोल पड़ा, मिस मायरा, ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा ईशान को पहले हेलो कहती हो? मायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेयर वर्मा आप इस शहर के बॉस हैं, पर मिस्टर कपूर मेरे बॉस हैं और मुझे वही सैलरी देते हैं। पीछे से रिया हंसने लगी। भैया आपको क्यों बुरा लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मायरा में इंटरेस्ट है? कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, मुझे कोई और पसंद है, तुम कुछ भी बकवास मत करो। इसमें आपका घाटा है। रिया ने हंसते हुए मायरा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब अंदर चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जब चारों लोग होटल के अंदर जाने लगे तब मायरा ने नोटिस किया कि आदित्य की कार होटल के बाहर खड़ी थी। सारे टेबल पर बैठ गए और खाने का ऑर्डर दिया। ईशान और कार्तिक प्लास्टिक्स और बिजनेस की बातें लेकर बैठ गए, जिसमें मायरा और रिया दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। रिया ने अपना फोन निकाला और मायरा को ऑनलाइन कपड़े दिखाने लगी। मायरा तुम रोज प्रोफेशनल सूट पहनकर ऑफिस मत जाया करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हटकर कपड़े ऑर्डर करती हूँ। नहीं, मायरा तुरंत बोल पड़ी। थैंक यू इतना सोचने के लिए, पर मेरे ऑफिस में स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है। अच्छा ठीक है, रिया ने मुंह बनाकर कहा। फिर उसने आदित्य की तरफ देखा। भैया आप ईशान से पूछिए कि मैं उनकी बीवी बनने के लायक क्यों नहीं हूँ। जिस पर कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, जब हम दोनों आर्मी में थे ना, तब कोई चाह कर भी ईशान का फैसला नहीं बदल सकता था, इसलिए उसे जो ठीक लगे करने दो, ओके? रिया की आंखों में आंसू भर आए। ईशान भैया, सॉरी, आई मीन आप बताइए आपको किस तरह की लड़की पसंद है, मैं वैसा बनने की पूरी कोशिश करूंगी। ईशान चिढ़ गया। मैंने कहा था ना कि मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। एक तो तुम मुझे एक ही सेंटेंस में भैया बुलाकर शादी के लिए प्रपोज कैसे कर सकती हो? इस वर्ड का तुम्हारे लिए कोई वैल्यू है भी या नहीं? और रिया, अगर तुम इस बात को पकड़कर बैठी रही तो अगली बार से मैं तुम्हें बाहर चलने के लिए नहीं कहूंगा। रिया तुरंत उठकर खड़ी हुई और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने टफ और रूड होंगे। आपको मैंने पहले भी क्लियर किया है, भैया बोलने की आदत है बस मुझे, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इतना कहते ही रिया रोती हुई बाहर भाग गई। मायरा तुरंत उठकर खड़ी हुई। वो रिया के पीछे जाना चाहती थी, पर ईशान ने तुरंत मना कर दिया। चुपचाप बैठी रहो। आखिर में मायरा के पास ईशान की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मायरा काफी ज्यादा उदास हो गई। पर ईशान को फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बात से किसी को चोट पहुंच रही है। वो बस किसी को झूठी उम्मीद नहीं दे सकता था। कार्तिक तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसके जैसे नर्म दिल इंसान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके दोस्त की वजह से उसकी बहन की आंखों में आंसू आए थे। वो गुस्से में बोल पड़ा, ईशान, मेरी बहन के साथ तुम्हारा ये बर्ताव है? मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उसे कोई झूठी उम्मीद देकर और हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, ईशान ने अजीब तरीके से कहा। ईशान इतनी सख्ती से इसलिए पेश आ रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिया की फीलिंग्स बढ़ती जाएं और बात हाथ से निकल जाए।
माहौल काफी सीरियस सा बन गया था। कार्तिक और ईशान दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे, पर वही दोस्त आज एक दूसरे को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। मायरा की हिम्मत नहीं हुई कि वो बीच में कुछ बोले। कार्तिक और कुछ कहे बिना वहां से चला गया। कार्तिक भी अच्छे से जानता था कि ईशान की बात गलत नहीं थी, पर रिया को यूं रोते हुए देखकर उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। रिया मायरा की बेस्ट फ्रेंड थी और उसे उदास देखकर मायरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ी देर बाद ईशान का मूड धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। उसने सामने बैठी मायरा को देखकर कहा, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? मुझे रिया की बहुत चिंता हो रही है, मायरा ने लो वॉइस में कहा, जिस पर ईशान अजीब तरीके से बोल पड़ा, वो एक नासमझ लड़की है जिसे कार्तिक के लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। अगर देखा जाए तो तुम लोग एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो और कार्तिक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी है, इसलिए तुम दोनों के साथ होने से क्या सी दिक्कत आ सकती है? मायरा ने ईशान की आंखों में देखकर कहा। ये सुनते ही ईशान काफी ज्यादा चिढ़ गया। तुम रोमांटिक शोज देखना बंद करो, ये रियल लाइफ है, कोई मूवी का सेट नहीं। मैं हर जानने वाले से शादी थोड़ी कर सकता हूँ। मायरा को भी ईशान की बात सही लगी, इसलिए उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगी। डिनर करने के बाद ईशान ने बिल पे किया। दोनों साथ में होटल से बाहर आ गए। तभी ईशान ने मायरा को कार में बैठने को कहा। मायरा जाकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। ईशान ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रास्ते में उसने पूछा, वैसे तुम कहाँ रहती हो? ईशान उसे घर छोड़ने लेकर जा रहा है। मायरा इस बात से काफी ज्यादा हैरान थी। मायरा ने तुरंत उसे अपने घर का पता बताया। कुछ दूर पहुंचने के बाद ईशान ने कैजुअली कहा, ऐसी कोई बात जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? नहीं, मायरा ने सिर हिलाते हुए कहा। ईशान के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया, जिसे देखकर मायरा को फील हुआ कि ईशान किसी बात से चिढ़ा हुआ है, पर वजह क्या थी ये उसे भी नहीं पता था। ब्रिज पर पहुंचने के बाद सामने गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी ईशान ने अचानक से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और एकदम से ब्रेक मार दिया। मायरा हड़बड़ा गई और उसकी बॉडी डैशबोर्ड की ओर झुक गई। ईशान ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और मायरा के बांह को पकड़ लिया ताकि उसे चोट न लग जाए। मायरा शॉक्ड होकर ईशान को घूरने लगी। ईशान ने शीशे में देखा और गाड़ी को दाहिनी ओर घुमा दिया। तभी पीछे से किसी गाड़ी के ब्रिज से टकराने की आवाज आई। मायरा को डर के मारे पसीना आने लगा। ईशान के बीच में हाथ लगा देने से मायरा का सिर कांच से लगते लगते बचा था। आखिर ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? मायरा के चेस्ट पर हाथ रखने से ईशान फील कर पा रहा था कि उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई थी। मायरा यूं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, क्योंकि अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी और मायरा की पूरी दुनिया उनके ही इर्द गिर्द घूमती है। ईशान को ऐसे बर्ताव करते देखकर मायरा डरी तो हुई थी, साथ ही साथ उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लगा था कि ईशान एक सुलझा हुआ और समझदार इंसान है, फिर वो इस तरह गाड़ी कैसे चला सकता है? मायरा ने तुरंत ईशान का हाथ हटाया, सीट बेल्ट खोला और हड़बड़ाकर गाड़ी से उतर गई। ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस मायरा को उतरते देखकर उसने भी गाड़ी बंद की और बाहर निकल गया। कार से उतरते ही मायरा ने देखा कि ब्रिज से लटक रही गाड़ी किसी और की नहीं, आदित्य सिंह की थी। उसी पल मायरा की समझ में आ गया कि ईशान ने ऐसा क्यों किया था। जरूर उसे पता लग गया होगा कि आदित्य उनका पीछा कर रहा है, इसलिए ईशान ने जानबूझकर स्पीड बढ़ाई और गाड़ी को दाहिनी तरफ मोड़ दिया, जिसकी वजह से आदित्य ने भी तुरंत अपनी स्टीयरिंग व्हील घुमाई और उसकी गाड़ी इम्बैलेंस होने की वजह से ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। सच में ईशान के दिमाग में कब क्या चलता है ये कोई नहीं जान सकता। मायरा हैरानी से खड़ी होकर आदित्य की गाड़ी को देख रही थी कि सामने से ईशान चलकर वहां आया। आदित्य अपनी गाड़ी में फंसा हुआ था। उसने गेट खोलकर निकलने की कोशिश की, पर उसके जरा से हिलते ही गाड़ी डगमगाने लगी, इसलिए वो चाहकर भी बाहर निकलने की नहीं सोच सकता था, वरना कार सीधे नीचे पानी में गिर जाती और नदी का बहाव इतना तेज था कि उसकी कार को डूबने में 1 सेकंड नहीं लगता। कोई मेरी मदद करो! आदित्य ने विंडो से बाहर देखा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। ईशान तुरंत मायरा के बांह पर हाथ रखकर आदित्य को घूरने लगा। उसने जो भी किया उससे साफ पता लग गया था कि मायरा उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आदित्य, अपनी हद में रहो और मायरा को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना। ईशान की टोन में गुस्सा भरा पड़ा था। पिछली बार आदित्य ने मायरा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से आदित्य को आधे महीने तक पुलिस की निगरानी में रखा गया था और उसे बाहर आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और वो मायरा से बदला लेने में लग गया था। ईशान की नजरों में अगर कानून आदित्य को सजा नहीं दे पाया तो वो खुद उसे सबक सिखा कर रहेगा। मायरा की धड़कनें काफी तेज हो गई थीं, जैसे किसी भी पल उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। मायरा डरी हुई थी, कहीं इस बदले की आग में ईशान आदित्य की जान तो नहीं ले लेगा। ये कैसी उलझनों के बीच फंस चुकी थी मायरा।
क्या ये सब ईशान उसके लिए कर रहा था? मायरा के मन में उस वक्त कई सारे इमोशंस एक साथ आ रहे थे। वहीं आदित्य गुस्सा होने के साथ साथ डरा हुआ भी था। एक तो उसे जेल में कुछ महीने गुजारने पड़े थे और अब बाहर आने पर ईशान उसकी जान के पीछे पड़ गया था। मिस्टर कपूर, मैंने मिस जोशी को किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो और मेरी मदद करो। आदित्य तुरंत मदद की भीख मांगने लगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ईशान ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वो चलकर अपनी गाड़ी तक गया और दरवाजा खोला। फिर उसने मायरा की तरफ देखा जो बुत बनकर खड़ी थी। चलो यहाँ से, ईशान ने ऑर्डर देते हुए कहा। मायरा को रियलाइज हुआ कि ईशान ने ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, इसलिए अब वो ईशान से गुस्सा नहीं थी। वो आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई और सीट बेल्ट लगा लिया। ईशान को गलत समझने के लिए मायरा को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ईशान ने गाड़ी स्टार्ट की और मायरा के दिए गए पते पर पहुंचा। कार रोकने के बाद उसने मायरा की तरफ देखा जो चुपचाप बगल में बैठी हुई थी। क्या तुम डर गई थी? ईशान ने पूछा। हाँ, मायरा ने लो वॉइस में कहा। वो सच में काफी ज्यादा डरी हुई थी। ईशान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, जाकर सो जाओ। आज तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। मायरा हिचकिचाते हुए बोली। और सॉरी मैंने तुमसे ये सब छिपाया। मायरा को फील हुआ कि अब तक ईशान को पता लग गया होगा कि मायरा ने उसे आज बाहर मिलने क्यों बुलाया था। ईशान समझ गया था कि मायरा ने उसे खाने पर इसलिए बुलाया ताकि वो आदित्य से पीछा छुड़ा सके। पर ईशान ने ये बात मायरा के सामने नहीं कही ताकि वो शर्मिंदा ना हो। उल्टा उसने आदित्य को सबक सिखाने की ठान ली। फिर मायरा ने धीमे से कहा, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। उल्टा मैं तुमसे नाराज हो गई। तुम इस बात को लेकर मुझ पर गुस्सा कर सकते हो। तुम सच में कितनी भोली हो, ईशान ने हंसते हुए कहा। फिर वो मायरा के पिंक लिप्स को अपनी उंगलियों से टच करने लगा। मायरा हैरानी से उसे देखने लगी। ये लड़का मेरा मजाक उड़ा रहा है। तुम कितने बुरे हो। यहाँ मुझे गिल्टी फील हो रहा है और तुम जो मेरा मजाक बना रहे हो। मायरा ने ईशान को धीरे से मुक्का मारा। मायरा को यूं रूठा हुआ देखकर ईशान मुस्कुराने लगा। अपने लिप्स बाइट करना बंद करो वरना, ईशान ने मायरा के लिप्स को रब करते हुए कहा। मायरा के गाल तुरंत लाल हो गए। यूं कपल्स के बीच फ्लर्ट करना नॉर्मल बात थी, पर उन दोनों की अभी जस्ट शादी हुई थी और वो एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं थे। तभी अचानक से ईशान उसके करीब आया। उसकी आंखें मधुर सी नजर आ रही। ईशान के लुक से मायरा की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी बॉडी में सेंसेशन होने लगी। मायरा ने तुरंत अपनी सीट से कम बनाया देखा जो कम बनाए एक में तो कुछ खाए बत्ते बनाए। कहते ही वो कार से उतरी और जल्दी से अपने घर के अंदर चली गई। अगली सुबह हुई। अंजलि मिष्टी को लेकर ईशान की कंपनी पहुंची। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। अंजलि के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। हाँ, ये मेरी स्पेशल असिस्टेंट मिष्टी है। मिष्टी ने आज तक ईशान को सिर्फ टीवी और मैगजीन्स में ही देखा था, पर उसे यूं आंखों के सामने देखकर मिष्टी ख्यालों में खो गई। तभी अंजलि ने उसके पैर पर अपनी हील से मारा और तब जाकर मिष्टी होश में आई। उसने तुरंत हड़बड़ा कर कहा, मिस्टर कपूर मैं मिष्टी हूँ, आपकी नई वेडिंग प्लानर। मैंने आपके लिए एक प्लान तैयार किया है, प्लीज देखकर बताइए कि सब आपके मन मुताबिक है या नहीं। ईशान अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। मिष्टी की बात सुनते ही वो उसे घूरने लगा। वो समझ गया कि मायरा को फोर्स करके ये काम उससे ले लिया गया है। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी मायरा कल रात इतनी नॉर्मल तरीके से क्यों पेश आ रही थी? फाइल को डेस्क पर रख दो, ईशान ने अजीब तरीके से कहा। मिष्टी ने दोबारा कहा, आप जब भी ये रिपोर्ट पढ़ें तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही? हम तुरंत उसे चेंज कर देंगे, ओके सर। ईशान मिष्टी की बातें सुनकर इरिटेट हो रहा था। उसने अंजलि की तरफ देखा और कहा, हम किसी और दिन ये मीटिंग रखते हैं। और हाँ मिस अंजलि, आप अपने जूनियर्स पर नजर रखा कीजिए, वरना लोगों को लगेगा कि उन्हें कुछ नहीं आता और आपकी कंपनी का नाम खराब होगा। ईशान की बात सुनकर अंजलि और मिष्टी दोनों शर्मिंदा हो गए। हाँ मिस्टर कपूर, मैं ध्यान रखूंगी। ईशान के ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मिष्टी ने तुरंत अंजलि से पूछा, आपके कहने का मतलब क्या था? मुझे क्या पता। अंजलि थोड़ा चिढ़ी हुई थी। ईशान को इम्प्रेस करना सच में बहुत मुश्किल काम था। वो दोनों तुरंत द वेडिंग कंपनी पहुंच गए। मायरा ने जब उन्हें वापस आते हुए देखा तो वो इस सोच में पड़ गई कि न जाने उन्होंने ईशान से क्या बात की होगी। काम खत्म करने के बाद मायरा ने बाजार जाकर मछली खरीदी और कुछ सब्जियां भी ली। ये सब लेकर वो ईशान के घर चली गई। ईशान का किचन काफी ज्यादा बड़ा था और वहाँ कई सारे बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आज तक उनका इस्तेमाल नहीं किया है। जब ईशान घर वापस आया तो लिविंग रूम में घुसते ही उसे किचन से खाने की खुशबू आई। मायरा ने भी जैसे ही ईशान की गाड़ी की आवाज सुनी वो तुरंत किचन से बाहर आ गई। व्हाइट कलर की शर्ट पर एप्रन पहनकर मायरा किसी टिपिकल हाउसवाइफ से कम नहीं लग रही थी। मायरा को यूं देखकर ईशान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। मायरा ने तुरंत ईशान के चप्पल उठाए और उसके पास जाकर रख दिए। ईशान ने अपने जूते उतारे और चप्पल पहन लिए। फिर मायरा ने ईशान के हाथ से कोट लिया और जाकर अलमारी में रख दिया। बस 10 मिनट में डिनर तैयार हो जाएगा। मायरा तुरंत किचन में चली गई और फिर फिश को फ्राई किया और दूसरे फ्राइंग पैन में सब्जियां पकाने लगी। ईशान ने जब मायरा को किचन में खाना बनाते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
सच में मायरा के होने से ये जगह घर जैसी लग रही थी। ईशान ने ऊपर कमरे में जाकर कपड़े बदले और तब तक मायरा ने डिनर रेडी किया। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद मायरा ने ईशान को सूप का बोल पकड़ाया। टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। ईशान ने तुरंत चम्मच पकड़ा और सूप को टेस्ट किया। उसने मायरा की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, सूप बहुत टेस्टी है। मायरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। मायरा के हाथ का बना सूप हर्ष और पीहू को भी बहुत पसंद था, इसलिए मायरा ने खासकर ईशान के लिए भी वही सूप बनाया। सूप खत्म करने के बाद मायरा ने प्लेट में फिश और चावल निकाला और ईशान के सामने रखा। जब ईशान ने देखा कि मायरा मछली नहीं खा रही है तो उसने पूछा, क्या हुआ, तो मछली क्यों नहीं खा रही हो? वो मुझे ना मछली के कांटे से डर लगता है, मायरा ने धीमे से कहा। जब मैं छोटी थी तब एक बार मछली का कांटा मेरे गले में फंस गया था, फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और बड़ी मुश्किल से वो कांटा निकला था। उस दिन के बाद मायरा की हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा मछली खाने की सोचे, जिस पर ईशान बोल पड़ा, तो फिर तुमने डिनर में मछली क्यों बनाई? ये सुनकर मायरा मुस्कुराने लगी। उसके दोनों बच्चों को मछली खाना बहुत पसंद था और वो जानती थी कि ईशान को भी मछली काफी पसंद है। अब मैं अपने डर की वजह से दूसरों को मछली खाने से थोड़ी रोक सकती हूँ, मायरा ने सीधा जवाब दिया। दूसरों को? ईशान ने जानबूझकर इस वर्ड को रिपीट किया। मायरा का चेहरा ब्लश करने लगा। उसने अपनी नजरें झुका लीं और धीमे से कहा, मेरा मतलब था अपने परिवार वालों को। मायरा का उसे अपनी फैमिली कहना ये देखकर ईशान का मूड काफी अच्छा हो गया। तभी मायरा सोच में पड़ गई। चलो, वो तो ईशान को अपना परिवार मानती है, पर ईशान का क्या? उसकी लाइफ में मायरा की क्या जगह थी? तब तक ईशान ने मछली का एक पीस लिया और उसमें से एक कांटा निकाला। फिर उस पीस को मायरा के मुंह के पास लेकर गया। मायरा हैरानी से ईशान की तरफ देखने लगी। ईशान खुलकर अपनी फीलिंग्स जाहिर करने वाला इंसान नहीं था, पर उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो कितना केयरिंग है। मिसेस कपूर, अब आपने मेरे लिए डिनर बनाया तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, वरना मैं रूड दिखूंगा। नहीं, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशान के मुंह से मिसेस कपूर सुनकर मायरा को रियल लाइफ वाली फीलिंग आने लगी। मायरा ने मुंह खोला और मछली का पीस खाया। उसका टेस्ट काफी बढ़िया था। मायरा को याद नहीं था कि आखिरी बार उसने कब मछली खाई थी। ईशान जैसा मायरा ने देखा कि ईशान ने जिस चम्मच से उसे खिलाया था वो उसी से सूप पीने लगा। मायरा ने हमेशा से यही सुना था कि अमीर लोग दूसरों को खुद से नीचा समझते हैं, पर अगर ईशान भी ऐसा होता तो क्या वो उसी चम्मच से खाना खाता? ईशान की नजर मायरा पर गई और उसे ही देखे जा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अब मैं इतना भी हैंडसम नहीं दिखता हूँ। ये सुनते ही मायरा ब्लश करने लगी। ईशान और जोर से हंसने लगा। डिनर करने के बाद मायरा ने बर्तन धोए और किचन को साफ किया। सब करने के बाद वो वापस घर जाने के लिए तैयार हो गई। मिस्टर कपूर, अब मैं चलती हूँ, मायरा ने बड़े प्यार से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ईशान ने कार की चाबी उठाई। अगले दिन दोपहर का टाइम। ईशान की असिस्टेंट प्रेक्षा ने द वेडिंग कंपनी में कॉल किया। मैनेजर अंजलि, मैं मिस्टर कपूर की असिस्टेंट प्रेक्षा बोल रही हूँ। मैं आपके डिपार्टमेंट के सभी लोगों को एक मीटिंग पर बुलाना चाहती हूँ। मीटिंग किसी बड़े होटल में रखी गई थी। अंजलि ने मिष्टी के साथ अपने एक दो और कलीग से चलने को कहा, पर उसने मायरा को इनवाइट नहीं किया। मायरा को अंजलि के कहने पर कंपनी में ही रुकना पड़ा। जाने से पहले अंजलि ने कहा, मायरा तुम यहाँ रुककर बाकी क्लाइंट्स को हैंडल करना। होटल में कॉन्फ्रेंस रूम का नजारा। अंजलि ने अपनी टीम के साथ ईशान और प्रेक्षा को हेलो किया। जब ईशान ने उनकी तरफ देखा तो उसे मायरा कहीं नजर नहीं आई। उसने तुरंत प्रेक्षा की तरफ देखा। प्रेक्षा समझ गई कि वो क्या कहना चाह रहा था। मैनेजर अंजलि, मिस मायरा कहाँ है? प्रेक्षा ने पूछा। वो कंपनी में कुछ काम हैंडल करने के लिए रुक गई है, मिष्टी ने तुरंत जवाब दिया। ईशान मिष्टी को घूरने लगा, फिर उसने अजीब तरीके से कहा, "मुझे कॉल करके यहाँ बुलाओ।" अंजलि को समझ नहीं आया। मायरा तो बस उसे बुलाने को क्यों कह रहा है? ऊपर से अंजलि कंपनी की प्लानिंग मैनेजर थी और उसे पूरा हक था ये डिसाइड करने का कि प्लान का हेड किसको बनाना है। पर किसकी हिम्मत थी कि वो ईशान के फैसले पर सवाल उठाए? ईशान के यूं पूरे जाने से अंजलि ने मायरा तुम जल्दी से होटल पहुंच जाओ। थोड़ी ही देर बाद मायरा अपने कॉन्फ्रेंस रूम में आई। मायरा ने मायरा को नहीं लगा था कि उसे ईशान की वेडिंग प्लान करने में दोबारा भाग लेने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स उसने ईशान के सामने इस बात का जिक्र तक नहीं किया था, पर फिर भी ईशान ने बिना कुछ कहे उसकी हेल्प की। टेबल के आखिरी कोने में सिर्फ एक सीट खाली थी। वो जगह ईशान की सीट से काफी दूर थी। मायरा वहां जाकर बैठने वाली थी कि प्रेक्षा अपनी सीट से उठकर खड़ी हुई और कहा, मिस मायरा आप यहाँ बैठ जाइए। प्रेक्षा के सीट ऑफर करने से मायरा काफी ज्यादा नर्वस फील करने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि एक मामूली स्टाफ होने की हैसियत से उसका ईशान के बगल में बैठना ये काफी ज्यादा अजीब था। ऊपर से मायरा को अपने बराबरी में बैठे देखकर न जाने अंजलि कितना ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। मायरा के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर ईशान ने बड़े प्यार से कहा, बैठ जाओ। मायरा ने चुपचाप ईशान की बात मान ली और उसके बाएं तरफ बैठ गई।
उसने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी नजर ईशान से मिली, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।